हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है साथियों। जैसा कि हमने कल पिछले वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य और पाठ 2 विद्यापति पदावली, इसके 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे कल, जो पिछले वीडियोज में आपको देखने को मिल जाएंगे। साथियों, ये पदावली जो है मैथिली भाषा का, इस पदावली में प्रयोग जो किया गया प्रचुर मात्रा में किया गया है और इसके कवि हैं विद्यापति, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, देखेंगे आप विद्यापति कवि। तो पदावली के कवि कौन है? विद्यापति। आप आगे देखेंगे जैसे कि प्रश्न है इसका, विद्यापति पदावली के आधार पर विद्यापति के काव्य के भाव पक्ष की युक्ति संगत समीक्षा कीजिए। ये है आपका प्रश्न। तो साथियों, यहां क्या पूछा है? पदावली के आधार पर विद्यापति के काव्य के भाव पक्ष की, या भाव पक्ष पूछा है बच्चों, भाव पक्ष की युक्ति संगत समीक्षा कीजिए। ये भाव पक्ष क्या है? कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हो, वहां अनुभूति पक्ष कई बार चेंज हो गया जाता है, कई बार भाव पक्ष आ जाता है। आप सोचते हो भाव पक्ष तो मैं समझता हूं, लेकिन अनुभूति पक्ष क्या है ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होंगे या भ्रमित नहीं होंगे। अनुभूति पक्ष और भाव पक्ष एक ही बात होती है। तो आप देखेंगे यहाँ अनुभूति पक्ष या भाव पक्ष दोनों में से कुछ भी आ जाए, सेम समान चीजें हैं ये। जैसे कि काव्य पक्ष पर बात करते हैं ना, कला पक्ष और शिल्प पक्ष, ये दोनों एक ही बात होती है। चाहे शिल्प पक्ष लिख के आ जाए, चाहे कला पक्ष आ जाए प्रश्न में, एक ही बात होती है। तो बच्चों यहाँ भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। कला पक्ष और शिल्प पक्ष एक ही बात होती है और भाव पक्ष अनुभूति पक्ष एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है आपको विद्यापति के काव्य के भाव पक्ष की युक्ति संगत समीक्षा कीजिए। तो अब चर्चा करते हैं आगे साथियों, देखेंगे आंसर में। जैसे विद्यापति का भाव पक्ष, तो इस भाव पक्ष को देखा जाए तो हम 3 भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि मनुष्य, प्रकृति और परमेश्वर। मनुष्य श्रृंगार वर्णन आ जाएगा, प्रकृति प्राकृतिक वर्णन आ जाएगा और परमेश्वर इसमें भक्ति भावना आ जाएगी। तो साथियों यहाँ 3 भागों में इसको भाव पक्ष को बांटा गया है। आगे हम चर्चा करते हैं आपसे, देखेंगे आप आगे आंसर में। बच्चों यहाँ जो है आंसर में साहित्य शास्त्री काव्य की परिभाषा जो है उसके तत्वों और उद्देश्यों के आधार पर करते हैं, और सामान्यतः कवि के भाव पक्ष या अनुभूति पक्ष को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? मनुष्य, प्रकृति और परमेश्वर। इन 3 क्षेत्रों में विभाजित इसको किया जा सकता है, किसको? भाव पक्ष को। तो बच्चों, क्योंकि कवि के काव्य में उसकी अनुभूतियों तथा मनोभावों का निरूपण शब्दबद्ध रहता है, तो यहाँ बात हुई आपकी मनुष्य, प्रकृति और परमेश्वर की। तो यहाँ देखेंगे आप विद्यापति का भाव पक्ष, विद्यापति का भाव पक्ष। इसमें बच्चों पॉइंटों पर चलेंगे, पॉइंटों पर बात करते हैं। तो भाव पक्ष में सबसे पहले आपका आ जाएगा श्रृंगार वर्णन। देखेंगे आप, पहला पॉइंट है ये श्रृंगार वर्णन कौन क्या होता है, और इसमें से श्रृंगार वर्णन के अंदर कौन कौन से और पक्ष आते हैं, जैसे संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। तो यहां लिखेंगे संयोग, श्रृंगार और
वियोग श्रृंगार। ठीक है साथियों, श्रृंगार वर्णन के अंदर संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार ये दो पक्ष आते हैं। तो देखेंगे आप आगे इसमें बात करते हैं श्रृंगार वर्णन की। तो बच्चों, विद्यापति ने अपनी रसमयी पदावली में काव्य शास्त्रीय परंपरा के अनुसार श्रृंगार की विभिन्न अवस्थाओं का मनोहारी चित्रण किया है। उन्होंने पदावली में श्रृंगार के दोनों पक्षों, कौन कौन से दोनों पक्ष, संयोग श्रृंगार और विप्रलंब। विप्रलंब मतलब वियोग श्रृंगार। यहाँ भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, जहाँ वियोग श्रृंगार आ जाए या विप्रलंब आ जाए तो एक ही बात होती है। साथियों, संयोग श्रृंगार और विप्रलंब का अत्यंत मनोहारी और सूक्ष्म भावों से ओतप्रोत विविध दशाओं का चित्रण किया है। तो वो दशाएं कौन कौन सी हैं देखेंगे। सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं, संयोग श्रृंगार। ये संयोग श्रृंगार क्या होता है, यहाँ नायक नायिका दो होते हैं। तो जब देखा जाए नायक नायिका जब साथ में सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं तो उसको संयोग श्रृंगार में लिया जाता है। और जहाँ प्रिय अपनी प्रिया से बिछुड़ जाए तो वहां पर वियोग श्रृंगार आ जाता है। तो बच्चों, आप सबसे पहले देखेंगे संयोग श्रृंगार। इसके अंतर्गत क्या बताया है कवि ने, तो चर्चा करते हैं। साथियों, संयोग श्रृंगार के अंतर्गत आलंबन के रूप उसकी चेष्टाओं और मिलन क्रीड़ाओं का चित्रण होता है। विद्यापति ने इन सभी तत्वों का सविस्तार तथा सरस चित्रण किया है। साथियों, वय संधि से लेकर प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ा नायिका तक की अनेक चेष्टाओं का चित्रण विद्यापति की पदावली में मिलता है। तो इन्हीं पदावली की कुछ पंक्तियां हैं। वय संधि का कितना स्वाभाविक वर्णन इनमें किया गया है देखेंगे आप। जैसे कि शैशव यौवन दर्शन भेल, दुहपथ हैरियत मनसिज मेल। वय संधि और नखशिख के अतिरिक्त, वय संधि नखशिख मतलब सिर से लेके नख मतलब नाखून तक। यहाँ का जो वय संधि यानी प्रौढ़ावस्था में जो श्रृंगार वर्णन नायिका का किया जाता है वो नखशिख वर्णन कहलाता है। साथियों, नखशिख का मतलब होता है, नख का मतलब नाखून, शिख का मतलब सिर, सिर से लेकर पैर तक, नाखून तक का उसकी सुंदरता का चित्रण किया जाता है संयोग श्रृंगार में। तो साथियों, यहाँ विद्यापति ने पूर्व राग और अभिसार के प्रसंगों में भी बहुलता के रूप चित्र प्रस्तुत किए हैं। जहाँ तक आलंबन की चेष्टाओं का संबंध है, उनका भी विद्यापति ने बड़ा ही स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। साथियों, छोटी सी दो लाइनें हैं। आध आचर खसी आध बदन हसी, आधे नयन तरंग। आध आचर खसी आध बदन हसी, आधे नयन तरंग। तो यहाँ संयोग श्रृंगार की जो है लाइनें हैं ये, आधा आचर लुढ़क रहा है, गिर रहा है, आधा बदन हंस रहा है और आधे नैनों में तरंगता छाई हुई है। किस चीज की, प्रौढ़ावस्था में, यौवनावस्था में जो सुंदरता होती है उसकी तरंग अलग ही होती है चेहरे पे। तो उसी की बात हो रही है यहाँ बच्चों। आगे देखेंगे हम, बात करते हैं वियोग श्रृंगार की। दूसरा पॉइंट है आपका वियोग श्रृंगार। तो यहाँ वियोग श्रृंगार में बच्चों देखेंगे आप, विद्यापति ने वियोग श्रृंगार का भी विस्तार से वर्णन किया है। श्रृंगार में पूर्व राग की स्थिति में नायिका को स्वप्न में नायक दिखाई देता है, जिसके कारण वह विरह व्याकुल हो उठती है और अपनी सखी से स्वप्न की मिलनावस्था
नायिका देखेंगे आप। ए सखी रंगीन कहल निशान, ए सखी रंगीन कहल निशान, हेरियत मुनि मोर हरल ज्ञान। एक दिन कृष्ण उसे सोती हुई छोड़कर विदेश चले ही जाते हैं, तब उसकी व्यथा की कोई सीमा ही नहीं रहती है। प्रिया राधा अपने प्रियतम कृष्ण से बिछुड़ जाती है। तो साथियों, राधा की विरह व्यथा का एक कारण उसका यौवन भी है, क्योंकि प्रिय के बिना उसके रूप और यौवन का कोई मूल्य नहीं है। अपनी इस भावना को वह अपनी सखी से इन शब्दों में कहती है। देखेंगे आप, कुछ लाइनें हैं इसकी। सरसिज बिनु सर, सर बिनु सरसिज की सरसिज बिनु सूरे, जौवन बिनु तन, तन बिनु जौवन की जौवन पिए दूरे। कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पे। सरसिज बिनु सर, श्रृंगार के बिना कुछ भी नहीं है शरीर में, और श्रृंगार है तो श्रृंगार के बिना कुछ भी शरीर में नहीं है, और शरीर के बिना श्रृंगार का कोई मतलब नहीं है। कि सरसिज बिनु सूरे, और बिना श्रृंगार के सब सूना हो जाता है। जौवन बिनु तन, अगर यौवनावस्था में यौवन नहीं आए तो तन, शरीर का कोई मतलब नहीं है। तन बिनु यौवन, शरीर नहीं है तो यौवन का भी कोई मतलब नहीं है। कि जौवन पिए दूरे, ऐसे यौवन का क्या मतलब है? जो हमारे प्रियतम पास में नहीं है, वो दूर चले गए हैं, ऐसे यौवन का कोई अर्थ नहीं है। तो विरहावस्था के कारण ही ये पंक्तियां दी गई हैं बच्चों। यहाँ जब विरह की पूर्ण स्थिति आती है तो राधा की दशा अत्यंत कारुणिक बन जाती है, करुणामयी हो जाती है। साथियों, प्रियतम की आने की अवधि को लिखते लिखते उसके नाखून घिस जाते हैं, उसका पथ देखते देखते उसकी आंखें सूज जाती हैं। विरह का दोष वह अपने ही सिर धर लेती है। साथियों, देखेंगे आगे दो लाइनें दी हैं विरह की। माधव हमर रहल दुर्देश, केव न कहिए सखी कुशल सनेस। क्या कहा है राधा ने? माधव हमर रहल दुर्देश, यानी हमारे माधव जो है, हमारे प्रियतम माधव जो है, वो दूर देश रहते हैं। केव न कहे सखी कुशल संदेश, ये सखी किसी ने भी आज तक उनका कुशल संदेश मतलब संदेश, कुशल संदेश नहीं भेजा है। और हमारे जो माधव हैं वो बहुत दूर देश को गए हुए हैं। विद्यापति के विरह वर्णन की विशेषता यह है कि उन्होंने कृष्ण के विरह का भी वर्णन किया है, और यह स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक भी है। तो साथियों, यहाँ बात हो रही थी हमारे संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार की। अब हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका, यहाँ देखेंगे प्रकृति वर्णन। दूसरा पॉइंट आ गया आपका प्रकृति वर्णन। तो प्रकृति वर्णन में साथियों इसमें भी दो पॉइंट हैं, वसंत वर्णन और पावस ऋतु वर्णन। वसंत वर्णन और पावस ऋतु वर्णन। पावस ऋतु वर्णन देखेंगे आप इसका प्रकृति वर्णन को। इसमें दो पॉइंट इसमें भी हैं, वसंत वर्णन और पावस ऋतु वर्णन। तो साथियों, यहाँ
भौतिक मासल श्रृंगार से हटकर, भौतिक मासल श्रृंगार से हटकर जीव जगत को छोड़कर विद्यापति प्रकृति की ओर उन्मुख हुए। विद्यापति ने प्रकृति को श्रृंगार के आलंबन उद्दीपन के रूप में भी चित्रित किया है। साथियों, शुद्ध प्रकृति वर्णन की ओर भी उन्होंने ध्यान दिया है। मिथिला की प्राकृतिक सुंदरता भी उन्हें प्रकृति संबंधी काव्य रचना के लिए प्रेरित करती रही थी। यूँ तो उन्होंने अपने प्रकृति वर्णन में वसंत और पावस ऋतु का वर्णन बड़ी ही मनोहारी शैली में किया है। यहाँ शैली मनोहारी शैली अपनाई गई है, मन को हरने वाली मनोहारी शैली। तो साथियों देखेंगे आप पहला पॉइंट बात करते हैं, दूसरे पॉइंट का पहला पॉइंट वसंत वर्णन। वसंत वर्णन में कवि क्या कहना चाह रहा है देखेंगे आप आगे प्रश्न को। ऋतुराज बसंत को वाल रूप में चित्रित करके उसमें मानव व्यापारों का आरोप किया गया है। तो साथियों यहाँ पर जो वसंत वर्णन है वो ऋतुराज जो बसंत है उसको बाल रूप में, बालक के रूप में चित्रित किया गया है। पदावली के अंदर बालक का रूप दिया गया है किसको, वसंत ऋतु को। और वसंत ऋतु का बालक का रूप देने के बाद में, बालक का रूप जो चित्रित हो गया है उसके बाद में उसमें मानव व्यापारों का आरोप किया गया है। यानी प्रकृति को मानव के रूप से देखा गया। बालक कौन होता है, मनुष्य होता है, मानव होता है। तो प्रकृति को मानव व्यापारों के अंदर आरोप लगा करके उसमें बाल रूप में चित्रण किया गया है किसका, वसंत ऋतु का। तो यहाँ कवि ने बहुत ही सुंदरता से वसंत ऋतु का वर्णन किया है। और अब हम देखेंगे बच्चों आगे पावस ऋतु वर्णन, दूसरा पॉइंट है पावस ऋतु वर्णन। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट में साथियों विद्यापति ने यद्यपि पावस ऋतु का स्वतंत्र रूप से वर्णन तो नहीं किया, तथापि उद्दीपन रूप में ही उसे चित्रित किया है। फिर भी पावस ऋतु वर्णन का पूरा साजवाज और ठान उसकी पदावली में, उनकी पदावली में विद्यमान है। जैसे यहाँ भी दो पंक्तियां दी हैं छोटी सी। झपि घन गरजति संतत भुवन भर बरसतिया। झपि घन यानी घनघोर घटाएं घिर आई हैं। पावस ऋतु की बात हो रही है। घनघोर घटाएं घिर गई हैं। गरजति संतति बिजली बादल गरज रहे हैं और घनघोर घटाएं घिर के आ गई हैं। भुवन भर बरसतिया, भुवन भर यानी इतनी बरसात हो रही है कि घरों में भी पानी आ गया है। पावस ऋतु वर्णन के अतिरिक्त विद्यापति ने यथास्थान अन्य ऋतुओं को भी अपनी पदावली में वर्णित किया है बच्चों, किंतु वसंत और पावस ऋतु उनका प्रिय वर्णन रहा है। तो ये हुई अपनी पावस ऋतु और वसंत वर्णन की बात। अब हम चलेंगे आगे भक्ति भावना। तीसरा पॉइंट है इसका भक्ति भावना। भक्ति भावना तीसरा पॉइंट है इसका पदावली का। तो देखेंगे साथियों स्व और पर अर्थात श्रृंगार वर्णन और प्रकृति वर्णन के इस अवसाद से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय विद्यापति को परोक्ष सत्ता के पद, परोक्ष मतलब पीछे, सत्ता के पद पंकज ही दिखाई दिए और उन्होंने अपनी प्रकृति को उन्होंने अपनी प्रवृत्ति को भक्ति की ओर मोड़ा। ठीक है, भक्ति की ओर ले गए। पावस ऋतु के बाद में उन्होंने अपनी प्रवृत्ति को, अपनी मानसिक दशाओं को किधर मोड़ लिया, भक्ति भाव की ओर। साथियों विद्यापति के काव्य में उनके भाव पक्ष को सजाने संवारने में उनकी भक्ति भावनामयी काव्य कला का भी
उत्कृष्ट योगदान है। विद्यापति को मनुष्य और चराचर जगत पाप पयोनिधि सा लगने लगा और उससे पार जाने के लिए वे निवेदन करते हैं। क्या करते हैं? मनुष्य का जो चराचर जगत है, सांसारिक जीवन जो है, वो पाप पयोनिधि, पाप का समुद्र लगने लगा, उसके तरह से लगने लग गया। तो साथियों, उससे पार जाने के लिए, उससे निकलने के लिए, उद्धार होने के लिए उन्होंने निवेदन किया है। क्या कहा है? हे हरिबंदो तो पदनाय। इन पंक्तियों को आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी समझाया गया है। हे हरिबंदो तो पदनाय, हे हरि, हे भगवान कृष्ण, बंदो मैं बंदा, तो पदनाय तुम्हारे चरणों में, पद का मतलब चरण, नाय, नाय मतलब नमन करता हूँ। हे कृष्ण, मैं तुम्हारे चरणों में नमन करता हूँ। ये बंदा तुम्हारे चरणों में नमन करता है, प्रणाम करता है। तू पद परिहरि पाप पयोनिधि पार तर कौन उपाय। तुम्हारे पद मतलब पैर, तुम्हारे पैरों में पड़ के मुझे इस पयोनिधि पाप रूपी संसार से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा कौन समझता है? कवि विद्यापति। और दूसरा कोई उपाय, तर कौन उपाय, पार तर कौन उपाय, और दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। मैं तुम्हारे चरणों में विनम्रता से आपको नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन आप मुझे इस सांसारिक चराचर जगत से कैसे उद्धार मेरा करोगे प्रभु? मैं आपके ही सहारे हूँ और दूसरा कोई उपाय नहीं है। साथियों, कवि के हृदय में उस परोक्ष सत्ता के प्रति, परोक्ष का मतलब जो सत्ता, ईश्वरीय सत्ता जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन होती है, परोक्ष का मतलब पीछे से, यानी जो चीजें ईश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं है लेकिन है, कोई शक्ति तो है जिससे ये दुनियादारी सब चल रही है, पूरा संसार चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो है ना, परोक्ष सत्ता से मतलब है ईश्वरीय सत्ता, जो हमें महसूस तो होती है पर दिखाई नहीं देती, जो सत्य तो है पर हम उसको देख नहीं सकते। उसी सत्ता को क्या कहा गया है? परोक्ष सत्ता। तो साथियों, यहाँ पर जो है कवि के हृदय में उस परोक्ष सत्ता के प्रति अटूट अटल आस्था, श्रद्धा और विश्वास जाग उठता है। यहाँ कवि भक्त हो उठता है। भक्ति की शर्त है आराध्य की महत्ता और आराधक का दैन्य स्वीकार। विद्यापति एकदम साधनहीन और दीन अकिंचन बनकर भगवान की शरण में पहुंचते हैं और क्या कहते हैं आगे? माधव माधव बहुत विनती करे तोय। हे माधव, बहुत ज्यादा तुमसे विनती की है, बहुत ज्यादा विनती कर रहा हूं। दय तुलसी तिल देव समर्पिनु, दया जनि छाड़ल मोय। गणित दोष गुण लेस न पाओगी, जब तुम करिब विचार। क्या कहा है? कवि विद्यापति ने अपने भक्ति भाव में आकर के बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। क्या कहा है? माधव बहुत विनती कर तो, हे माधव, हे कृष्ण, बहुत 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 करोड़ों बार तुम्हारी विनती करता हूँ। दय तुलसी तिल देह समर्पित। तुलसीदास को तिल के समान देह समर्पण करने से, तुलसीदास जो है सबने नाम सुना है, भगवान के भक्त हैं, भगवान राम के भक्त हैं, तो उन्हीं की बात की जा रही है यहाँ। दय तुलसी तिल देह समर्पिनु, दया निधि छाड़व मोय। दया जनी छाड़व मोय। हे कृष्ण, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ो मत, मुझे अपना लो। मैंने अपने पूर्ण देह को समर्पित कर दिया है। जो एक तिल के समान हमारा शरीर है उसको हमने पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। और गणित दोष गुण लेस न, आप मेरे दोषों को मत गिनो।
जो छोटे मोटे थोड़े बहुत हमारे अंदर गुण हैं उनको देखो। पाओ भी जब तक करब विचार, पाओ भी जब तक करब विचार। यदि आप मुझको देख करके विचार करोगे तो मुझ में बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन हे प्रभु उन अवगुणों को ध्यान मत दो, ध्यान मत धरो। मेरे छोटे मोटे कोई एक आध जो गुण हैं उनको ध्यान में धरो प्रभु, मुझे भव से पार करो। ऐसी विनती किसने की है? कवि विद्यापति ने। तो साथियों यहाँ भक्ति भाव कवि का जो है कूट कूट कर भरा है इन पंक्तियों में। और अब हम ले चलते हैं आपको निष्कर्ष की ओर। तो देखेंगे इसका निष्कर्ष। भक्ति भावना की बात हो चुकी है, अब निष्कर्ष पर ले चलते हैं। साथियों निष्कर्ष में जो है, निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि विद्यापति कोरे चमत्कार के नहीं, कोरी कल्पना के नहीं, बल्कि अनुभूति के कवि हैं, यानी भाव भावना के कवि हैं। विद्यापति की विविध विषयक कविताओं में भी उनका हृदय उनका साक्षी रहा है। उनकी रचना में भक्ति, श्रृंगार, विरह, मिलन, प्रेम भाव आदि के चित्रण अनुभूति पक्ष की सफलता के परिचायक हैं। साथियों विद्यापति की पदावली का भाव पक्ष अनेक अनुपम विशेषताओं से मंडित है। तो यहाँ आपने देखा बच्चों, विद्यापति का जो भाव पक्ष था वो यहाँ आपको अध्ययन करवाया गया। साथियों भाव पक्ष की 3 भागों में इनको बांटा जा सकता है। 3 जैसे कि मनुष्य, प्रकृति और परमेश्वर। अब इन तीनों भागों का मतलब है यहाँ मनुष्य का मतलब श्रृंगार वर्णन, प्रकृति का मतलब प्रकृति वर्णन और परमेश्वर का मतलब भक्ति भावना। तो यहाँ इनको भी हमने अध्ययन आपको करवा दिया है डिटेल में। अब हम चलते हैं आगे। ये प्रश्न आपका यही कंप्लीट होता है, देखेंगे आप आगे चलते हैं।